राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में 3 भौतिक प्रदेशों की हम जानकारी ले चुके थे और चौथा अब हमें देखना है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के संबंध में परीक्षाओं में किस किस तरीके के प्रश्न किए जाते हैं। यहां से भी देखिए पूर्वी मैदान की तरह 4-5 प्रश्न फिक्स हैं, वही परीक्षा में आते हैं, कोई नया प्रश्न नहीं बन रहा है, उन्हीं में से ही किसी प्रश्न को बार बार रिपीट होना है। तो वो मुख्य 4-5 प्रश्न कौन से हैं, जैसे आपने पूर्वी मैदान में देखे उसी तरीके से इस पठारी प्रदेश के भी उन्हीं प्रश्नों की आपको बात करनी है। इस पठारी प्रदेश का विस्तार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में विशेषकर कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में है और एक संकड़ी पट्टी के रूप में चंबल के सहारे सारे सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर तक फैला हुआ है। बहुत थोड़ा सा हिस्सा इसका चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा इन जिलों तक भी विस्तृत है, लेकिन मुख्य रूप से विस्तार हमें इन 4 जिलों में मिलता है जिनका नाम है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, जिस एरिया को आप हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। वैसे राजस्थान के मैप में हम देखें तब हम इस पठार को इतनी दूरी में चिन्हित कर रहे हैं। अगर आप पूरे भारत का मानचित्र देखें तो ये सारा का सारा ही हिस्सा एक प्रकार का पठार है और उस पठार पर हमने राजस्थान को यहाँ से सीमांकित किया हुआ है, इसलिए हमारे सामने इसकी एक अलग वो शेप बन रही है। ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ये प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो पहली बात तो आपको यही पूछी जाती है कि राजस्थान में गोंडवाना लैंड के हिस्से कौन कौन से हैं। तो एक तो थी अरावली और एक है ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। भारत के भौतिक विभागों में देखा जाए तो हम इसको पढ़ते हैं किसमें, प्रायद्वीपीय पठार में। अरावली को भी प्रायद्वीपीय पठार में ही पढ़ा जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत के भौतिक विभागों में यह किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। और प्रायद्वीपीय पठार का भी ये हिस्सा जो कि मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग है और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है, क्षेत्रीय रूप से देखा जाए तो इसका नाम है क्या, मालवा। तो प्रायद्वीपीय पठार पर जो मालवा का पठार है उसी का एक हिस्सा है राजस्थान का ये दक्षिणी पूर्वी पठार, क्योंकि इस सारे एरिया को हम कहते हैं क्या, मालवा। और ये मालवा प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये प्राचीन जो भूखंड थे दो, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड, उनमें से किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा। भारत के भौतिक विभागों में ये किस में आता है, प्रायद्वीपीय पठार में। और प्रायद्वीपीय पठार का जो एक उपभाग है मालवा पठार, उसी का हिस्सा है राजस्थान में ये जो फैला हुआ है। इस प्रायद्वीपीय पठार पर क्रिटेशियस काल में यानी आज से 7 करोड़ साल से भी पहले का समय, क्योंकि 7 करोड़ साल पहले जो शुरू हो गया वो तो काल हो गया कौन सा, सीनोजोइक या तीसरा या तृतीयक या टर्सियरी। उसमें तो टेथीस के स्थान पर बना है क्या, पश्चिम का मरुस्थल और ये पूर्व का मैदानी प्रदेश। लेकिन उससे पहले 7 करोड़ साल से पहले का जो समय था मीसोजोइक, उसका एक उपभाग है क्रिटेशियस काल, और ये काल रहा है आज से लगभग 8-10 करोड़ साल पहले। उस समय प्रायद्वीपीय पठार के इस बड़े हिस्से पर कई जगह दरारें पड़ गई
और उन दरारों के माध्यम से ज्वालामुखी का पतला पिघला हुआ क्षारीय लावा ऊपर निकलकर फैल गया। उस समय इस पठारी खंड पर जो भी उबड़ खाबड़ भाग थे, अनियमितताएं थी, उनमें लावा भरने से वो एक समतल पठार के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो इस एरिया में हमें लावा का जमाव मिलता है और ये पूछा जाता है कि इस पर लावा का जमाव कब हुआ। तो लावा का जमाव हुआ है कब? क्रिटेशियस काल में। इस समय यहां पर जो ज्वालामुखी का लावा निकला वो पतला लावा था, इसलिए एक जगह इकट्ठा होने के बजाय वो पूरे एरिया पर समान रूप से फैल गया। यदि गाढ़ा लावा निकलता तो वो एक ही जगह इकट्ठा होता और उससे कोई ज्वालामुखी पर्वत बन जाता, लेकिन पतला लावा निकलता है तो वो बड़ी दूरी में फैलता है और उससे बनता है लावा पठार। तो ये जो बना हुआ है वो एक तरीके का कैसा है? लावा पठार है। अब इस लावा का बाद में अपक्षय हुआ तो इस छोटे छोटे चूर्ण के रूप में परिवर्तित हुआ और आगे चलकर अपक्षय से उसी चूर्ण से इस लावा पठार की काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो इस जगह पर हमें मिट्टी कैसी मिलती है? काली मिट्टी मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लावा के जमाव से आगे जब अपक्षय हुआ तो इसकी काली मृदा का निर्माण हुआ और ऐसी काली मिट्टी को आप लावा जनित मिट्टी भी कह सकते हो। परीक्षा में आपके लिए प्रश्न आता है कि राजस्थान में कौन से भाग में लावा जनित मिट्टी पाई जाती है? तो कहां पाई जाती है? इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पर पाई जाती है। ये जो लावा जनित काली मृदा है इसको हम रेगुड़ भी कहते हैं। कैसी कहते हैं? रेगुड़ मृदा भी कहते हैं। और जब इसको नमी प्राप्त होती है तो इस मृदा में पाया जाने वाला खनिज फैलता है, लेकिन जब ये सूखती है तो वो खनिज वापस सिकुड़ता है। तो फैलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है। तो जब भी फैलती है इसके कण सिकुड़ते हैं और सिकुड़ने से इसमें दरारें पड़ जाती। दरारें पड़ने से ऊपर का मटेरियल अपने आप नीचे चला जाता है, जैसा हम जमीन में जुताई के दौरान करते हैं कि नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की नीचे। तो ये जो रेगुड़ मिट्टी होती है इसमें अपने आप ऊपर के पदार्थ नीचे जाते हैं, इसलिए ऐसी मिट्टी को हम कह देते हैं कौन सी मिट्टी? स्वतः जुताई वाली मृदा, सेल्फ प्लॉइंग सॉइल इसमें पाई जाती। इसमें आप इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार पर समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 500 मीटर या इससे भी ज्यादा ऊंचा है। ढाल की अगर बात करें तो दक्षिणी भाग ज्यादा ऊंचा है और उत्तरी भाग कम ऊंचा है। तो ढाल इसका दक्षिण से उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर है। इस पर जो भी नदियां चलती हैं चाहे इधर से चंबल आए, चाहे इधर से काली सिंध, पार्वती, तो ये जो नदियां आएंगी वो किधर चलती हैं? दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। तो इसका जो ढाल है वो किस तरफ है? दक्षिण से उत्तर की ओर है और इसीलिए अधिकांश नदियां भी ढाल का अनुसरण करते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर चलती। ये जो दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश है यह यहां जो अरावली है उससे पहले जुड़ा हुआ था और बाद में एक भ्रंश या दरार के माध्यम से यह अरावली से अलग हुआ। इस भ्रंश या दरार को हम कहते हैं क्या? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, या आप कहते हैं महान सीमा भ्रंश। महान सीमा भ्रंश इस पठार के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर है और ये इसको अरावली पर्वत श्रेणी से अलग करता है।
ये भ्रंश आपको धौलपुर से लेकर सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा कई जगह पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन सामान्य जानकारियों के बाद में इसके उपभागों को पढ़ेंगे कि इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है। पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। लिखिए, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। लिखिए, यह है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, आदि जिलों में फैला हुआ है। जिसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। आगे लिखिए, इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में भी इसका सीमित विस्तार है। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में भी इसका सीमित विस्तार है। अगला बिंदु लिखिए, यह है प्राचीन भूखंड, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है तथा भारत के भौतिक विभागों में प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मालवा पठार का उपभाग है। अब अगली बात इसकी, हम भूगर्भिक इतिहास की बात करें तो किस तरीके की चट्टानों का इसके ऊपर हमें जमाव देखने को मिलता है। तो यहां पर क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी के लावा का जमाव हुआ है। लिखिए अगला बिंदु, इस पठार पर क्रिटेशियस काल में
ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के फलस्वरूप ज्वालामुखी के दरारी उद्गार, जिसमें लावा दरारों के माध्यम से निकलता है, ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर लावा का जमाव हुआ है। बड़े पैमाने पर लावा का जमाव हुआ है। उस लावा के अपक्षय से उस लावा के अपक्षय से, अपक्षय का मतलब चट्टान का कमजोर होकर चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाना। उस लावा के अपक्षय से काली या रेगुड़ मृदा का निर्माण हुआ है। उस लावा के अपक्षय से काली या रेगुड़ मृदा का निर्माण हुआ है, जिसमें सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, जिसमें सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। अतः इसे स्वतः जुताई वाली मृदा, अतः इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। अतः इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। आगे इस पठारी प्रदेश का सीमांकन यदि हम करें तो इस तरह पश्चिम और उत्तर की ओर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसको अलग करता है। पहले ये हिस्सा अरावली से जुड़ा हुआ था और अलग करने वाली जो दरार है उसका नाम ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या महान सीमा भ्रंश है। परीक्षा में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और लगभग फिक्स है। ये आता है तो किस तरीके से पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा भ्रंश दक्षिणी पूर्वी पठार को अरावली से अलग करता है। और एग्जामिनर आपको केवल एक ही जगह कंफ्यूज करता है। वो एक ऑप्शन तो लिखता है मुख्य सीमा भ्रंश और एक ऑप्शन लिखता है क्या, महान सीमा भ्रंश। अब यदि हमने पढ़ते समय इसको पूरा ध्यान लगाकर नहीं देखा और केवल ऐसे महान सीमा भ्रंश नाम पढ़कर चले गए तो वहां जाने के बाद में कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है, क्योंकि मुख्य और महान इनमें कोई वैसे हमें खास फर्क नजर नहीं आता। तो वहां कंफ्यूजन हो सकता है कि मुख्य था या महान था। तो राजस्थान में है वो महान ही है। मुख्य सीमा भ्रंश हिमालय में है, राजस्थान में नहीं है। तो मुख्य सीमा भ्रंश या मेन बाउंड्री फॉल्ट ये तो है कहां पर, हिमालय में है। और ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ये है किसमें, राजस्थान में। तो राजस्थान वाले का आपको ध्यान में रखना है। इसी ऑप्शन को लेकर कंफ्यूजन होगा यदि होगा तो। और एग्जामिनर ने भी टारगेट फिक्स किया हुआ है, जब भी यह प्रश्न देता है तो आपको वो कंफ्यूजन पैदा ही किसके द्वारा करता है, इसी नाम के द्वारा। एक तो देगा देखो मुख्य सीमा भ्रंश, एक नाम दे सकता है मुख्य केंद्रीय क्षेप या नाम दे दे भ्रंश। तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश, इस तरीके के नाम दिए जाएंगे। तो राजस्थान के महान लोगों का भ्रंश भी कौन सा है, महान भ्रंश है।
तो आप इसकी तुलना खुद से कर लें कि महान सीमा भ्रंश हमारी तरह ही क्या है, महान है। यह है भ्रंश आपको अंतरिक्ष से भी कई जगहों पर दिखाई देता है, और उनमें यदि हम स्थान देखें तो यहाँ धौलपुर से लेकर सवाई माधोपुर में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में, इन कुछ जगहों पर यह क्लियर आपको दिखता है। ऊपर से इमेज लेते हैं तब। तो अगली बात हमें इसी के बारे में लिखनी है। लिखिए अगला बिंदु। इस पठारी प्रदेश के उत्तर पश्चिम में, इस पठारी प्रदेश के उत्तर पश्चिम में महान सीमा भ्रंश है। महान सीमा भ्रंश है जो इसे अरावली श्रेणी से, अरावली श्रेणी से अलग करता है। जो इसे अरावली श्रेणी से अलग करता है। आगे लिखिए, यह भ्रंश मुख्य, महान, इन नामों में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो ये याद करके चले जाना, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अंग्रेजी वर्जन पढ़ने के बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे लिखिए, यह भ्रंश धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आदि जिलों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब इस पठारी प्रदेश में हम समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 500 मीटर या उससे ज्यादा आपको औसत ऊंचाई मिलती है। कहीं पर ऊंचाई 500 से कम भी है, लेकिन कहीं पर 500 से ज्यादा भी हमें मिलती है, और एवरेज कितनी है, 500 मीटर। ढाल यदि देखा जाए तो आप राजस्थान के इस पठारी प्रदेश को देखोगे तो इसमें ये एरिया तो ऊंचा है और ये एरिया नीचा है। यानी इस एरिया में जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ती जाएगी। इसीलिए जो विंध्याचल से निकलने वाली नदियां हैं वो राजस्थान की तरफ आ जाती हैं, और इस तरफ उनका पानी आकर गंगा नदी में मिल जाता है। लिखिए आगे, इस पठार की समुद्र तल से, इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 500 मीटर है। 500 मीटर है तथा इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण से उत्तर की ओर है, और आगे चलकर हम देखें तो थोड़ा सा किस तरफ हो जाता है, उत्तर पूर्व की ओर भी हो जाता है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। यहां प्रवाहित होने वाली नदियां, इसी ढाल का अनुसरण करते हुए
इसी ढाल का अनुसरण करते हुए उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं। उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं, जिनमें चंबल, चंबल, पार्वती, पार्वती, काली सिंध, काली सिंध, आहू, परवन, चंबल, पार्वती, काली सिंध, आहू, परवन आदि मुख्य है, आदि मुख्य है। तो मुख्य नदियों में इनके नाम आते हैं जो इसके ऊपर अपवाहित होती हैं, या हम कह दें इस पठारी प्रदेश पर आपको वैसे देखा जाए तो नदियों की संख्या सबसे ज्यादा मिलती है और जल का प्रवाह भी इसी एरिया के ऊपर सबसे ज्यादा है। अब अगली बात, यदि हम इस पठारी प्रदेश की बनावट और इसमें पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के संदर्भ में करें, तो इस पठारी प्रदेश पर मुख्यतः इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। इस पठारी प्रदेश का ये जो हिस्सा है, जो चित्तौड़गढ़ से लेकर एक संकड़ी पट्टी के रूप में धौलपुर तक फैला हुआ है, इस हिस्से को तो हम कहते हैं विंध्यन कगार। किस नाम से जानते हैं? विंध्यन कगार। और जो शेष बचा हुआ हिस्सा है, ये वाला, इस सारे हिस्से को हम कहते हैं दक्कन का लावा पठार। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से दो भाग? इसके उत्तरी पश्चिमी किनारे पर तो है क्या? विंध्यन कगार, और शेष हिस्से का नाम है क्या? दक्कन का लावा पठार। ये जो विंध्यन कगार है, इनकी यदि हम बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ से लेकर आगे यहाँ बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, और इससे भी आगे चलें तो ये कगार है बिहार तक। बिहार तक ऐसे ही फैले हुए हैं। राजस्थान में ये आपको चित्तौड़गढ़ से लेकर धौलपुर तक दिखाई देंगे। अब यहां से प्रवाहित होती है चंबल नदी, और इस चंबल ये बाउंड्री बनाती है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। चंबल के बाएं किनारे पर आपको ये कगार दिखाई देते हैं। यदि चंबल नदी के एरिया में जाकर आप उसके बाएं किनारे को देखते जाएं, तो वो बायां किनारा एक खड़ी दीवार की तरह है, और जब ढाल बिल्कुल दीवार की तरह खड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं क्या? कगार ढाल। किस तरीके का ढाल? कगार की तरह, यानी किनारा एक दीवार की तरह खड़ा हो तो उसका नाम है कगार। ये जो विंध्यन कगार हैं, इनके बारे में ये पूछा जाता है कि ये किससे बने हुए हैं, तो इनका निर्माण हुआ है किससे? बालू का पत्थर से। स्कूल लेक्चरर एग्जाम में भी पूछा गया कि विंध्यन कगार किसके बने हुए हैं। ऑप्शन आए इसी तरीके से, बालू का पत्थर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ऐसे ऑप्शन दिए गए। किसके बने हुए हैं? सैंड स्टोन या बालू का पत्थर के बने हुए हैं। थोड़ी मात्रा में इनमें आपको चूना पत्थर का जमाव भी देखने को मिलता है। एक तरफ आपको दिखेगा स्लेट पत्थर, और स्लेट पत्थर से अलग
विंध्यन कगारों के साथ आपको दिखेगा कौन सा? बालू का पत्थर। तो बालू का पत्थरों का जमाव दिखते ही सेपरेशन हो जाता है स्लेट पत्थर से, और ये आपको इस चंबल के बाएं किनारे पर दिखाई देते हैं। चंबल के इस बाएं किनारे पर इन कगारों का मुख देखा जाए तो यहां पर इनका जो फेस है वो दक्षिण पूर्व की ओर और आगे दक्षिण की ओर हो जाता है। इस तरफ से एक दूसरी नदी जो आकर मिलती है उसका नाम है क्या? बनास। बनास और बनास की सहायक नदियां। अब आपकी परीक्षा में एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया कि विंध्यन कगार कहाँ स्थित है? ऑप्शन आए चंबल और काली सिंध के बीच, चंबल और पार्वती के बीच, चंबल और बनास के बीच। तो किसके बीच है? चंबल और बनास के बीच। चंबल और बनास के बीच ये विंध्यन कगार बने हुए किसके हैं? बालू का पत्थर के। इनका मुख किस तरफ है? दक्षिण पूर्व, और ये दक्षिण की ओर है। आगे चलकर हम उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में चलेंगे तब इनका मुख हमें पूर्व की ओर दिखाई देगा। लेकिन आपको राजस्थान वाला ही पूछेंगे कि इन कगारों का जो फेस है, खड़ी सतह है, वो किस तरफ है? तो वो दक्षिण पूर्व और दक्षिण की तरफ है। ये तो बात हुई किसके बारे में? विंध्यन कगारों के बारे में। विंध्यन कगार के बाद में जो इसके अलावा बचा हुआ भाग है उसका नाम है क्या? दक्कन का लावा पठार। दक्कन के लावा पठार को कई उपभागों में बांटा गया है। इस दक्कन के पठार पर आपको एक तो मिलती हैं पर्वत श्रेणियां, इस दक्कन के लावा पठार पर दो पर्वत श्रेणियां हैं। एक पर्वत श्रेणी तो दो समानांतर श्रृंखलाओं के रूप में है। इस तरफ एक पर्वत श्रेणी है, वो आपको एकल दिखती है। ये जो ऊपर की तरफ पहाड़ियां हैं इनका नाम तो है बूंदी की पहाड़ियां। कहाँ की हैं? बूंदी की पहाड़ियां। और जो दक्षिण की तरफ गई हैं इन पहाड़ियों का नाम है मुकुंदरा की पहाड़ियां, या हम कह देते हैं मुकुंदरा हिल्स। इस जगह पर जो पहाड़ियां हैं उनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, छोटी छोटी आपको पहाड़ियां मिलती हैं। बूंदी की पहाड़ियां अर्ध चंद्राकार आकृति में दो समानांतर श्रेणियों के रूप में है, जो पश्चिम की ओर से चलकर किधर मुड़ती हैं? उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा जिले में हैं, जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर विन्यासित है। तो आपको इनकी दिशा भी कई बार पूछी जाती है। बूंदी की पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलती है उसका नाम है सतूर, और ये मात्र 353 मीटर ऊंची है। कोई खास ऊंचाई वाली चोटी नहीं आपको इसमें मिलती है। मुकुंदरा की पहाड़ियों में यदि हम चलेंगे तो यहां पर आपको एक जो ऊंची चोटी मिलती है वो है चांदवाड़ी, जिसमें लगभग 500 मीटर के आसपास आपको ऊंचाई मिलती है, उससे ज्यादा नहीं है। शेष जो हिस्सा है वो कुछ मैदानी और पठारी खंडों के रूप में जाना जाता है। उस शेष हिस्से में हम देखें तो ये जो हिस्सा है जो भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ तक है, इसको तो हम कहते हैं ऊपर माल का पठार। दूसरा, यहां पर बूंदी और कोटा की मुकुंदरा पहाड़ियों के बीच में ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं डाबी का पठार। बचे हुए भाग में आपको एक तरफ यहां 12 जिले में चलते हैं तो इस एरिया को हम कहते हैं शाहबाद की उच्च भूमि। बीच में झालावाड़ का मैदानी भाग और पठारी भाग, और इस एरिया का नाम है डग गंगधार क्षेत्र। डग गंगधार, ये जो एरिया है इसका नाम है शाहबाद की उच्च भूमि। ये जो क्षेत्र आपने देखा इसका नाम है कौन सा पठार?
ऊपर माल का पठार, और यहां जो पठारी खंड है इसका नाम है क्या? डाबी का पठार। तो इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में से जो जो प्रश्न आपके लिए बनते हैं इसके उपभागों के, उसमें एक तो पहली बात आई, हम इसके दो भाग करेंगे। एक तो है क्या? विंध्यन कगार, और दूसरा दक्कन का लावा पठार। विंध्यन कगार चित्तौड़गढ़ से लेकर धौलपुर तक एक संकड़ी पट्टी में बालू का स्तूप, ये बालू का पत्थर के बने हुए हैं, और बनास और चंबल बेसिन के बीच में ये दक्षिण पूर्व और दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं। दक्कन के लावा पठार की अगर बात की जाए तो उस पर कुछ तो पहाड़ियां हैं, जिनमें एक तो है बूंदी की पहाड़ियां और एक है मुकुंदरा की पहाड़ियां। बूंदी की पहाड़ियां पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दो अर्धचंद्राकार श्रेणियों के रूप में है, और मुकुंदरा की पहाड़ियां पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर कोटा जिले में फैली हुई हैं। बूंदी की पहाड़ियों में हमें सबसे ऊंची चोटी सतूर मिलती है, मुकुंदरा की पहाड़ियों में चांदवाड़ी सबसे ऊंची चोटी मिलती है। बचा हुआ जो एरिया है उसमें बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच का भाग ऊपरमाल के नाम से जानते हैं। बूंदी और कोटा की पहाड़ियों के बीच का पठार डाबी के पठार के नाम से जाना जाता है। शेष मैदानी और पठारी भाग में 12 जिले का ये जो पूर्वी भाग है इसको हम शाहाबाद की उच्च भूमि कहते हैं। इस शाहाबाद की उच्च भूमि पर यहाँ एक पहाड़ी है जिसकी आकृति है ऐसी, घोड़े के नाल की जैसी, इस तरीके की पहाड़ी है। घोड़े के पैर में लगने वाली जो नाल होती है उसकी सेप की पहाड़ी है, और ये जगह है कौन सी? रामगढ़। तो रामगढ़ में हॉर्स के शूज जैसी या घोड़े की नाल की जैसी आकृति की पहाड़ी है, और इसके बीच वाले भाग में यहाँ पर पानी इकट्ठा है, और उस इकट्ठे पानी को हम कहते हैं रामगढ़ झील। तो रामगढ़ झील है, उसके चारों तरफ एक घोड़े के नाल की आकृति की रामगढ़ पहाड़ी है। इस पहाड़ी और झील के बनने के पीछे कारण ये बताया गया है कि एक उल्कापिंड आकर पृथ्वी से टकराया, उसके टकराने से एक जगह तो पड़ गया खड्डा, और खड्डे के चारों तरफ रेत का ऊंचा जमाव हो गया। तो ये जो ऊंचा जमाव है ये रामगढ़ पहाड़ी के रूप में जाना जाता है, और जो गर्तनुमा भाग है जिसमें वो उल्कापिंड टकराया था वहां पानी भरा हुआ है, रामगढ़ झील के रूप में जाना जाता है। आप यदि इस रामगढ़ पहाड़ी और झील को देखें तो ऐसा लगता है कि यहाँ कोई ज्वालामुखी क्रिया हुई है, और ज्वालामुखी क्रिया से लावा निकलकर चारों तरफ जम गया है, और बीच में ये जो खड्डा है ये ज्वालामुखी का क्रेटर है। लेकिन ये ज्वालामुखी से बना हुआ क्रेटर नहीं है। ऐसे क्रेटर जो ज्वालामुखी क्रिया से नहीं बनते हैं लेकिन दिखते ज्वालामुखी के क्रेटर जैसे हैं, उनको हम कहते हैं नकली क्रेटर या छद्म क्रेटर। तो ये कैसा क्रेटर है? छद्म क्रेटर है, सूडो क्रेटर है ये। और ऐसे क्रेटर सामान्यतः बनते कौन सी क्रिया से हैं? उल्का के टकराने से बनते हैं। तो ये उल्का जनित क्रेटर है। अब आपसे पूछें कि रामगढ़ झील कैसी है? क्रेटर झील है, लेकिन क्रेटर ज्वालामुखी वाला क्रेटर नहीं है, उल्का जनित क्रेटर में बनी हुई झील है। डग गंगधार क्षेत्र पूछा जाए तो झालावाड़ का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है इसको हम डग गंगधार उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। शेष ये झालावाड़ का पठारी और मैदानी भाग है जो लगभग समतल बना हुआ है। तो ये बातें आपको इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के संदर्भ में इसके उपविभागों के रूप में निकली। लिखिए। दक्षिणी पूर्वी पठार को दक्षिणी पूर्वी पठार को दो उपभागों में बांटा जा सकता है। दो उपभागों में बांटा जा सकता है। पहला नाम लिखिए, विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि।
लिखिए इसके सामने, विंध्यन कगार चित्तौड़गढ़ से लेकर सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में एक संकड़ी पट्टी के रूप में, बनास व चंबल बेसिन के बीच, फैले हुए हैं। बनास व चंबल बेसिन के बीच फैले हुए हैं। जिनका मुख दक्षिण व दक्षिण पूर्व की ओर है। जिनका मुख दक्षिण व दक्षिण पूर्व की ओर है। आगे लिखिए, ये कगार मुख्यतः बालू का पत्थर से बने हुए हैं। ये कगार मुख्यतः बालू का पत्थर, या आप कह दें सैंड स्टोन, बालू का पत्थर से बने हुए हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, विंध्यन कगारों की। नेक्स्ट लिखिए, दक्कन का लावा पठार। दूसरा उपभाग लिखिए, दक्कन का लावा पठार। लिखिए, इसके अंतर्गत पहाड़ियां व पठारी उपभाग शामिल हैं। पठारी उपभाग शामिल है। अब कौन सी पहाड़ियां हैं? सबसे पहले लिखिए बूंदी की पहाड़ियां। बूंदी की पहाड़ियां। देखिए इसके सामने, ये बूंदी जिले में दो समानांतर अर्धचंद्राकार बूंदी जिले में दो समानांतर अर्धचंद्राकार श्रेणियों के रूप में पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैली हुई हैं। फैली हुई हैं, जिनमें सबसे ऊंची चोटी सतूर, ब्रैकेट में लिख लेना 353 मीटर, जिनमें सबसे ऊंची चोटी सतूर है। बूंदी की पहाड़ियों के बाद में नेक्स्ट लिखिए मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां।
लिखिए इसके सामने, ये कोटा जिले में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, कोटा जिले में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई हैं, जिनमें सबसे ऊंची चोटी चांदवाड़ी, ब्रैकेट में लिख लेना, 513 मीटर, जिनमें सबसे ऊंची चोटी चांदवाड़ी है। अब पठारी उपभागों में देखा जाए तो बूंदी की पहाड़ियों और कोटा की पहाड़ियों के बीच में बूंदी जिले में जो पठारी भाग है उसका नाम है क्या? डाबी का पठार। नेक्स्ट लिखिए, डाबी का पठार। डाबी का पठार। इसके सामने लिखिए, बूंदी जिले में बूंदी की पहाड़ियों व कोटा की पहाड़ियों के बीच, बूंदी जिले में बूंदी की पहाड़ियों व कोटा की पहाड़ियों के बीच डाबी के पठार के बाद में नेक्स्ट लिखिए, ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार। और इसके सामने लिख लीजिए, ऊपरमाल का पठार स्थित है भीलवाड़ा में, तो स्थान है कौन सा? बिजोलिया। और चित्तौड़गढ़ में है कौन सा? भैंसरोडगढ़। इनके बीच में लिखिए, भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ तक, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ तक। अगला नाम लिखिए, डग गंगधार उच्च भूमि। डग गंगधार उच्च भूमि। उच्च भूमि या हाईलैंड लिख दें, चाहे आप उसको पठार लिख दें, बात एक ही है। कई जगह पठारों के लिए नाम क्या लिखा आता है? हाईलैंड या उच्च भूमि। डग गंगधार उच्च भूमि। और इसके सामने लिखिए, झालावाड़ जिले का दक्षिणी पश्चिमी भाग। झालावाड़ जिले का दक्षिणी पश्चिमी भाग। नेक्स्ट लिखिए, शाहबाद की उच्च भूमि। शाहबाद की उच्च भूमि। और इसके सामने लिखिए, बारां जिले का पूर्वी भाग। बारां जिले का पूर्वी भाग। आगे लिखिए, यहां रामगढ़ के निकट घोड़े के नाल की आकृति की घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ी है। घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ी है, जिसके बीच रामगढ़ झील है।
जिसके बीच रामगढ़ झील है। यह एक उल्काजनित क्रेटर है। यह एक उल्काजनित क्रेटर है। यानी क्रेटर बनता तो वैसे ज्वालामुखी क्रिया से है, लेकिन क्रेटर जैसी इसकी संरचना है, पर ज्वालामुखी क्रिया से न बनकर उल्कापिंड के टकराने से बना है। तो प्रश्न होता है राजस्थान में उल्काजनित क्रेटर कहाँ है? तो कहाँ पर है? बारां जिले के शाहबाद उच्च भूमि में, रामगढ़ के निकट। तो रामगढ़ पहाड़ी, रामगढ़ झील, इनका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ, उल्काजनित क्रेटर। ये दक्षिणी पूर्वी पठार से आपको कुछ सामान्य बातें जो पूछी जाती हैं। इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की हमने बात लिखी। उसके बाद में देखिए 3-4 प्रश्न फिक्स हैं। पहला प्रश्न आपको पूछते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसके उत्तर पश्चिम में और इसको अरावली से अलग करता है। दूसरा, इसके उपभागों की बात करें तो एक प्रश्न आता है विंध्यन कगार का। विंध्यन कगार किसके बीच है? बनास और चंबल के बीच है। किसके बने हुए हैं? बालू का पत्थर के बने हुए। इससे लावा जनित जो दक्कन का लावा पठार है, इसकी बात पूछी जाए तो इसमें क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी के लावा का जमा हुआ था, जिसके कारण इसकी मिट्टी काली है। इस पठारी खंड पर कुछ पहाड़ियां हैं, जिनमें बूंदी की पहाड़ियां 2 अर्धचंद्राकार श्रेणियों के रूप में है, जिनकी सबसे ऊंची चोटी शतूर है। कोटा की पहाड़ियों को हम कहते हैं मुकुंदरा पहाड़ियां, जिनमें सबसे ऊंची चोटी चांदवाड़ी है। शेष पठारी उपभागों में बूंदी और कोटा की पहाड़ियों के बीच का भाग है क्या? डाबी का पठार। बिजौलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच का पठार है ऊपरमाल। झालावाड़ का दक्षिणी पश्चिमी भाग है दगंगधार। बारां का उत्तरी पूर्वी भाग है क्या? शाहबाद उच्च भूमि। और इसी शाहबाद उच्च भूमि पर घोड़े की नाल की आकृति की रामगढ़ पहाड़ी और झील है, जो कि एक प्रकार का उल्काजनित क्रेटर है। और ये हमें भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो उस प्रकार की एक साइट है। आपको जियो हेरिटेज साइट की अगर हम बात करें तो उसकी श्रेणी में आती है कौन सी? रामगढ़ क्रेटर। तो ये एक भौगोलिक दृष्टि से या प्राकृतिक रूप से बनी हुई क्रिया का परिणाम है। जियो हेरिटेज की सूची में इसको शामिल किया गया। लिखिए, जो एक जियो हेरिटेज साइट है, जो एक जियो हेरिटेज साइट है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने 4 प्रदेशों की बात की, जिसमें मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली प्रदेश, इनमें तो आपके सामने प्रश्न थे ज्यादा। और पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इनमें लिमिटेड यही 3-4 प्रश्न हैं और वही बार बार रिपीट होते हैं, कोई नया प्रश्न नहीं बनता। तो आपके भौतिक प्रदेशों के टॉपिक की बातें कंप्लीट हो चुकी है।